तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचर मेकर पर। देखिए 10 दिन की जो टारगेट क्लास थी, उस टारगेट क्लास में आज का जो क्लास होगा वो डे 2 का क्लास होगा, यानी कि दूसरा दिन होगा। तो इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, बहुत सारे टॉपिक को देखने वाले हैं जो सीटेट डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, कोई भी फालतू टॉपिक अभी के समय में नहीं करना ही ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, देखिए अगर मैं आपके सामने अगर मैं इस बार सीटेट देता, मान के चलिए कि मैं इस बार अगर सीटेट देता, ठीक है, तो मैं क्या क्या पढ़ता वही आपको पढ़ा रहा हूं। सपोज डैट कि मैं इस बार सीटेट का एग्जाम देता तो मैं क्या क्या पढ़ता अभी के समय में, जबकि एग्जाम 10 से 12 दिन बचे हैं, मान के चलते हैं 10 से 15 दिन। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ता वही चीज आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को आप इस तरह से समझ सकते हैं। वैसे टॉपिक को चुना गया है जो सीटेट बार बार पूछता है। ठीक है, ध्यान रखना है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, हर एक टॉपिक आपके लिए कंपलसरी होगा, हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या वो देख लेते हैं। विकास के चरण देख लेंगे सबसे पहले। 1 नंबर तो फिक्स समझिए, यहां से रहेगा ही रहेगा। दूसरा हमारा बुद्धि लब्धि को देखेंगे, यानी IQ लेवल जो होता है बच्चे का उसको देखेंगे। उसके बाद बुद्धि लब्धि का सिद्धांत देखेंगे, कौन कौन से सिद्धांत है बुद्धि लब्धि का। उसके बाद देखिए बुद्धि को देखेंगे, बुद्धि की लिमिटेशंस क्या होती है इसको देखेंगे। सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट ही हैं, कोई भी फालतू टॉपिक नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10 दिन की टारगेट क्लास है भैया, देख लो काम बन जाएगा। ठीक है, देखो उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे चिंतन को, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। उसके बाद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्य, इसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे शिक्षण विधियां, कितने प्रकार की शिक्षण विधि होती है। जस्ट उसके बाद देखेंगे वेन हिल है जिसको कहते हैं, उसका जो ज्यामितीय चिंतन है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इसको देखेंगे। शिक्षण में जो आवश्यक सामग्री होती है उसको देखेंगे। उसके बाद ब्लूम के और भी सिद्धांत होते हैं उसको देखेंगे। सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में करेंगे, छोटी सी वीडियो होगी, देख लो तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, डे 2। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले विकास के चरण। विकास के चरण, एक बच्चे का विकास कैसे होता है। एक बच्चे का विकास चरण वाइज होता है, मतलब स्टेप वाइज होता है। ठीक है, अब देखो कि इसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है प्रसव पूर्व। प्रसव पूर्व यानी जब बच्चा जन्म नहीं लिया हुआ होता है, जब बच्चा इस दुनिया में नहीं आता है, इस अवस्था को कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था, यानी कि जब बच्चा जन्म नहीं होता है। इसकी अवधि पूछ जाती है आपसे, इसकी अवधि क्या होती है, 9 माह 10 दिन। कितने की, 9 माह 10 दिन। ठीक है, और अब देखो ध्यान देना कि प्रसव पूर्व अवस्था में जो बच्चे का विकास होता है वो विकास सबसे तेज होता है। क्या होता है, सबसे तेज होता है, याद रखना। सबसे तेज विकास पूछेगा कब, प्रसव पूर्व अवस्था में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो अवस्था है वो है हमारा शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष की। कभी कभार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैशवा अवस्था की अवधि होती है, अवधि आपको बताना होता है, तो इसकी अवधि होती है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे के अंदर भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है। मतलब बच्चा जो है साफ तरीके से नहीं बोलता, लेकिन किसी ना किसी रूप में भाषा वो सीख रहा होता है, भाषा वो बोल रहा होता है। मतलब शैशवा अवस्था में भाषा का विकास उसका शुरू हो जाता है। शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, लेकिन याद रखना गर्भावस्था से कम, सबसे ज्यादा गर्भावस्था, उसके बाद अगर पूछेगा तो शैशवा अवस्था शारीरिक विकास तेज होती है। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना कि 1/4 जो है उसके सिर का वजन होता है पूरे शरीर की तुलना में। यानी पूरे शरीर का वजन अगर मान के चलो कि 20 किलो है, तो उसके जो सिर का वजन होगा उसमें से क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 5 किलो होगा। कितना होगा, 5 किलो, यानी कि 1/4। और ध्यान देना कि शैशवा अवस्था में बच्चे का गुण होता है कि वो बबलिंग करना शुरू कर देता है, नाना पापा दादा हागे हूंगे। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि क्या क्या होता है, तो ये करना वो क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, दैट इज बबलिंग। इसको क्या कहा जाता है, बबलिंग कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद आते हैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का मतलब होता है बाल्यावस्था के पहले की अवस्था। ठीक है, ध्यान से देखना, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके लिए। पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है कि पूर्व स्कूल एज कहते हैं, ये जो होती है 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। कितनी, 2 से 6 वर्ष। यहां से डायरेक्ट सीटेड क्वेश्चन पूछता है
पूर्व बाल्यावस्था की अवधि होती है। कितनी होती है? 2 से 6 वर्ष। कितनी? 2 से 6 वर्ष। ठीक है, याद रखना। इसको पूर्व स्कूल एज भी कहते हैं क्योंकि इस वक्त बच्चा 2 से 6 वर्ष की आयु में बच्चा जो है स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, स्कूल नहीं जाता है, इसका मतलब पूर्व स्कूल एज। तो स्कूल कब जाता है? 6 वर्ष के बाद जाएगा। 6 वर्ष के बाद उनका एडमिशन होगा, वो स्कूल जाएगा, यानी इसको क्या कहेंगे? पूर्व स्कूल एज। ठीक है, अब देखो इसको प्री गैंग एज भी कहते हैं क्योंकि इस स्थिति में 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा गैंग नहीं बनाता। गैंग मतलब एक समूह नहीं बनाता। ठीक है, समूह मतलब क्या? समाज के 4 बच्चे को लिया, खेलने के लिए चले गए, ये होता है उसका समूह। तो इस अवस्था में बच्चे समूह नहीं बनाते। भाषा का विकास बहुत ही तेजी से होता है। इस वक्त बच्चे के बीच में भाषा का विकास बहुत तीव्र होता है। दैट इज कौन सा काल? उसको क्या कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। क्या कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, ध्यान देना, पूर्व स्कूल एज होता है ये। उसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था किसको कहते हैं? ध्यान देना, बाल्यावस्था के बाद की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है? लॉजिकल डेवलपमेंट विद्यार्थी के अंदर शुरू हो जाता है। मतलब वो लॉजिकल मतलब तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। बच्चा तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है, तर्क के आधार पर सीखना शुरू कर देता है। दैट इज लॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखो लॉजिकल डेवलपमेंट, इसको स्कूल एज इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा इस वक्त 6 वर्ष, देखो इसकी अवस्था क्या है? उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था क्या है? 7 से 11 वर्ष। तो इस वक्त बच्चा क्या करेगा? 6 वर्ष के बाद वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब इसको क्या कहेंगे? स्कूल एज कहेंगे। क्या कहेंगे? स्कूल एज कहेंगे। तो ये स्कूल एज होता है। इसको गैंग एज भी कहते हैं क्योंकि बच्चा इस वक्त गैंग बनाना शुरू कर देता है। मतलब वो ग्रुप में रहना शुरू कर देता है। समाज के बच्चे को साथ में लेगा, खेलेगा, उनके साथ ही पढ़ना चाहेगा। इसको गैंग एज कहते हैं। समझ में आ रही है? एक गैंग बनाना, याद रखना। गैंग एज की हिंदी होती है समूह अवस्था। इसी को समूह अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था के बाद आता है एडोलेसेंस यानी कि एडल्ट एज। क्या होता है? एडल्ट एज कब से? 11 वर्ष के बाद से। 11 वर्ष के बाद से जो है एडल्ट एज हमारा शुरू हो जाता है। और एडल्ट के बाद आता है ओल्ड एज। ओल्ड मतलब जब हम बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इतनी अवस्था होती है बाल विकास की। ठीक है, मेन चीज इसका जो है आपको याद रखना है, प्रसव पूर्व 9 माह से 10 दिन, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, बबलिंग करना शुरू कर देता है। पूर्व बाल्यावस्था को पूर्व स्कूल एज कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था को लॉजिकल डेवलपमेंट या स्कूल एज कहते हैं। इस वक्त बच्चा गैंग बनाना शुरू कर देता है, इसलिए इसको गैंग एज भी कहते हैं। ठीक है, देखो आगे है हमारा बुद्धि लब्धि। क्या होता है? बुद्धि लब्धि। देखिए बच्चे के अंदर जो बुद्धि होती है, उसका मापन हम लोग करते हैं। उसका क्या करते हैं? मापन करते हैं, जिसको कहते हैं आईक्यू लेवल। क्या कहा जाता है? आईक्यू, यानी वो कितना इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंट है, आईक्यू लेवल। अब इसके आधार पर क्या होता है? बच्चे को विभिन्न प्रकार के वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग है? सीटेट यहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा? ध्यान देना जरा। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, गॉड गिफ्टेड, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उसकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 से ऊपर होती है, 140 से ज्यादा होती है। ठीक है, 140 से ज्यादा होती है। इसकी क्षमता जो होती है वो उच्च स्तर होती है। देखो ध्यान से देखना, पूछता क्या क्या है? बुद्धि लब्धि पूछेगा, क्षमता पूछेगा, अध्ययन का प्रकार पूछेगा कि कैसा अध्ययन वो बच्चा करता है, और चिंतन पूछेगा कि चिंतन कैसा करता है। ठीक है, तो जो बच्चा प्रतिभाशाली होते हैं 140 से ऊपर उसकी बुद्धि लब्धि होती है, क्षमता इसकी होती है उच्च स्तर की, यानी हाई क्वालिटी की इसकी क्षमता होती है, और अध्ययन बिल्कुल सामान्य होता है, ना तो ज्यादा पढ़ता है ना ही कम पढ़ता है, बिल्कुल सामान्य तरीके से वो क्या करता है? अध्ययन करता है। ठीक है, बिल्कुल सामान्य तरीके से। इनका जो चिंतन होता है वो बिल्कुल अभिसारी चिंतन होता है। अभिसारी का मतलब क्या होता है? एक बिंदु पर आकर मिलना। अभिसारी चिंतन मतलब ऐसे बच्चे जो होते हैं वो केंद्रित होते हैं, मतलब एक विषय वस्तु पर जो लक्ष्य है, जो उनका गोल है, उन पे वो फोकसित होते हैं। ठीक है, ये हुए प्रतिभाशाली बच्चे। अब जो अगला है वो है सृजनात्मक बच्चे। सृजनात्मक बच्चे थोड़ा सा देखना इसको ध्यान से। सृजनात्मक बच्चे जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है 120 to 140, 120 से लेकर 140। ठीक है,
अब इसकी कुछ क्षमताएं होती है, इसकी क्षमता होती है हाई लेवल की, इसकी क्षमता क्या होती है, हाई लेवल की। प्रतिभाशाली में भी हाई लेवल की क्षमता थी, सृजनात्मक बच्चे में भी हाई लेवल की क्षमता होती है। अध्ययन जो इनका होता है वो सृजनशील या जिज्ञासु होता है। ये बच्चे जो पढ़ाई करते हैं ये बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, और अध्ययन इनका जो होता है वो सृजनशील होता है, मतलब नई चीजों का सृजन करता है, बनाने सीखता है। इस प्रकार का अध्ययन इसमें होता है, ठीक है। और इनका जो चिंतन होता है वो अपसारी चिंतन होता है। देखो ध्यान देना, अपसारी चिंतन का मतलब क्या हुआ कि फैलते जाना, क्या हुआ ना, फैलते जाना। अपसारी चिंतन का क्या मतलब होता है, फैलते जाना, ठीक है। मतलब इनकी जो सोच होती है वो दूर तक फैली होती है, किसी एक बिंदु तक केंद्रित नहीं होती। इसी को कहते हैं अपसारी चिंतन। ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है सृजनात्मक बच्चे के अंदर, ठीक है। आगे देखो, आगे एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं बुद्धि का सिद्धांत। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, एग्जाम के एक दिन 2 दिन पहले पढ़ लेना। आपको अगर बेनिफिट नहीं हुआ तो फिर हमें कहना, ठीक है। अब देखो मैं जो पढ़ा रहा हूं ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो सीटेट पूछता है, ठीक है। देखो अगला जो है वो है बुद्धि का सिद्धांत। देखो बुद्धि के तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, ठीक है, और बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो आपको याद रखना है एक कारक सिद्धांत किसने दिया, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। अब देखो मैं जो आपको ये बताऊंगा ना ट्रिक से बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, ट्रिक से। आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ट्रिक में आप चुटकियों में सीख जाएंगे कैसे इसको याद रखना है। देखो जैसे है एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बीने ने दिया। किसने दिया है, बीने ने। तो आपको याद रखना है एक के बिना, क्या याद रखना है, एक के बिना, यानी एक के का मतलब हुआ एक कारक सिद्धांत किसने दिया, बीने ने दिया। एक कारक सिद्धांत किसने दिया, बीने ने दिया, ठीक है। एक कारक सिद्धांत किसने दिया, बीने ने। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन। मतलब याद रखना है आपको 2 मैन, क्या याद रखना है, 2 मैन। तो द्वि मतलब 2, यहां पर देखिए मैन लगा हुआ है, तो 2 मैन से आपको याद रह जाएगा द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, ठीक है। आगे देखो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है, बहुकारक सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शुरू में आपको दिखाई देगा बहु, क्या दिखाई देगा, बहु। मतलब बहु जो है बहुकारक, यानी काली बहु क्या है, डायन। यहाँ पे ध्यान से देखना, डाई मतलब क्या, डायन। डाई मतलब क्या, डायन, मतलब कि बहु जो है वो डायन है। तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, डायन ने दिया। लिख लो, पहला ट्रिक है एक के बिना। द्विकारक का ट्रिक है द्विमैन यानी 2 मैन। और बहुकारक का ट्रिक है काली बहु यानी कारी बहु क्या है, डायन है। ये जो है बहुकारक सिद्धांत की ट्रिक क्या होगी, काली बहु क्या है, डायन है, ठीक है। और उसके बाद एक होता है बहुबुद्धि का सिद्धांत। क्या होता है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब ये किसने दिया, ये भी हम ट्रिक से देखेंगे। ये दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने। अब ध्यान देना, बहुबुद्धि, यहाँ पे शुरू में बहु है, क्या बहु, मतलब बहु क्या हो गई, गार्डन, गार्डन हो गई। बहु क्या हो गई, गार्डन, गार्डन हो गई। मतलब बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। देखो इतने चीज को हम लोगों ने ट्रिक से याद कर लिया यार, ट्रिक से एक चुटकी में याद हो जाएगा आपको, ठीक है। ये ध्यान देना, ये हो गया बुद्धि का सिद्धांत। चलो आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के सिद्धांत के बाद हम लोग स्पेशली बुद्धि को देखेंगे। बुद्धि का अर्थ होता है इंटेलिजेंट। बुद्धि का अर्थ क्या होता है, इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धि। अब देखो बुद्धि को अलग अलग लेवल में बांटा गया है, अनेक अनेक लेवल में हम लोग बांट के इसको पढ़ते हैं। जैसे जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसकी बुद्धि होती है 140 प्लस, 140 से ज्यादा। तो ध्यान देना, 140 से अधिक होगा तो प्रतिभाशाली, 130 से 139 होगा तो अति उत्कृष्ट, 110 से 119 होगा तो प्रखर या श्रेष्ठ होगा। क्या होगा, प्रखर या श्रेष्ठ। अब ध्यान देना, जैसे ही आपकी बुद्धि 50 से कम होती है, जैसे ही आपकी बुद्धि का लेवल, IQ लेवल 50 से डाउन होता है, कहां होता है, 50 से डाउन होता है, ठीक है। यानी कि 25 से 49 आप मूर्ख बुद्धि वाले कहलाते हो।
अगर बुद्धि का IQ लेवल 25 से डाउन है तो आप मूर्ख बुद्धि वाले कहलाओगे। ध्यान देना, 25 से डाउन, 25 से डाउन मतलब सॉरी 49 से डाउन, तो 25 से लेकर 49 तक मूर्ख बुद्धि वाले लोग होते हैं। अगर आपकी बुद्धि 25 से भी नीचे चली गई, 25 से भी नीचे चली गई, दैट इज महामूर्ख कालिदास। क्या होता है? महामूर्ख कालिदास। ठीक है, 25 से भी नीचे, याद रखना। वैसे कालिदास की मैं बुराई नहीं कर रहा, महाकवि थे वो, शुरू में वैसे थे, लेकिन बाद में उनको ज्ञान का बोध हुआ और महान कवि कहलाए, महाकवि कालिदास कहलाए। ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा, बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो वो शुरू में थे। तो 25 से कम जैसे ही बुद्धि हो जाती है वो जड़ बुद्धि कहलाती है, यानी कि उसको कहेंगे महामूर्ख। इसको क्या कहते हैं? महामूर्ख कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बुद्धि के बाद अपसारी चिंतन। क्या देखेंगे? अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अपसारी चिंतन का मतलब क्या होता है? देखो, बच्चे के अंदर ना 2 प्रकार के चिंतन होते हैं। चिंतन मतलब सोचने की क्षमता। 2 टाइप्स मतलब 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है अपसारी चिंतन, समस्याओं का कई प्रकार से हल ज्ञात करना। देखो, जो बच्चे अपसारी चिंतन वाले होते हैं, ठीक है, वो एक समस्या को कई प्रकार से हल करेंगे। एक मैथ का सवाल आप दे दो, उसको अलग अलग तरीके से 2-3 तरीके से बना के रख देंगे। इसका मतलब उस बच्चे के अंदर जो क्षमता है वो अपसारी चिंतन वाली क्षमता है। क्या है? अपसारी चिंतन वाली। अब ध्यान देना, इसमें जो होता है मुक्त अंत होता है, मतलब बच्चे के द्वारा जो सॉल्व किया गया होता है उसका मुक्त अंत होता है। मुक्त अंत मतलब खुला, बच्चा और चाहे तो और तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा देगा। इसको कहते हैं क्या? अपसारी चिंतन। इसके बाद जो अगला चिंतन है उसे कहते हैं अभिसारी। जिस बच्चे के अंदर अभिसारी चिंतन होगा, जिस बच्चे के अंदर अभिसारी चिंतन होगा, उसमें क्या होगा? समस्या का केवल एक हल, मतलब वो सिर्फ एक ही हल या एक ही जवाब दे पाएंगे। उसके पास ऐसी क्षमता नहीं होती कि एक प्रश्न का अलग अलग जवाब दे पाए। तो इसको कहते हैं अभिसारी चिंतन। ठीक है, समस्या का केवल एक समाधान ही वो निकालेगा और ये केंद्रित होता है। क्या होता है? केंद्रित, मतलब बच्चा जो है बिल्कुल केंद्रित होता है, समस्या का एक ही समाधान वो निकाल पाता है। आपने देखा होगा कि बच्चे 2 तरह के होते हैं क्लास में, जो एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से बना देंगे, और एक बच्चा ऐसा होगा जो एक सवाल को एक ही तरीके से बनाएंगे। जो अलग अलग तरीके से बना देंगे सवाल को, इसका मतलब ये हुआ उसके पास कौन सा चिंतन है? अपसारी चिंतन। और जो एक ही तरीके से बनाएंगे, इसका मतलब हुआ कि उसके पास चिंतन कौन सा है? अभिसारी चिंतन। कौन सा है? अभिसारी चिंतन। ठीक है, अब देखो, चलो ध्यान यहां तक हो गया। और अभिसारी जो चिंतन होता है, ये इसका समाधान बंद अंत वाला होता है, मतलब बच्चे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बच्चा एक ही तरीके से उस सवाल को करेगा, यानी बंद अंत वाला, बिल्कुल क्लोज, वो आगे सोच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अपसारी चिंतन में क्या होता है? मुक्त होता है बच्चा, अलग अलग तरीके से क्या करता है? किसी चीज को डिफाइन कर पाता है। लेकिन जो अभिसारी चिंतन होता है, बच्चा केवल एक तरीकों को जानता है, दूसरा तरीका उन्हें नहीं आता, इसलिए इसे बंद अंत वाला भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना। अगला जो टॉपिक है वो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। क्या है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? यानी ब्लूम साहब ने शिक्षण के कुछ उद्देश्य दिए हैं। शिक्षण के उद्देश्य जहां से सीटेट हर बार पूछेगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान देना। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है ज्ञानात्मक पक्ष, एक होता है भावनात्मक पक्ष, एक होता है क्रियात्मक पक्ष। तो ब्लूम ने 3 प्रकार के शैक्षणिक उद्देश्य बताए हैं। ठीक है, देखो, ज्ञानात्मक पक्ष जो होता है वो मानसिक योग्यता से जुड़ा हुआ होता है। ज्ञान मतलब क्या? कि आपकी माइंड की एबिलिटी कितनी है, आपके माइंड की क्षमता कितनी है, यही हुआ ज्ञान जो हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इसका जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है वो मानसिक योग्यता से जुड़ा हुआ होता है, मेंटल एबिलिटी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, देखो, ज्ञानात्मक पक्ष ये कहता है कि बच्चे का ज्ञान अर्जित कराया जाता है। बच्चा खुद से ज्ञान नहीं प्राप्त करता, बल्कि बच्चे को ज्ञान अर्जित कराते हैं शिक्षण विधियों के द्वारा। ये कहता है ज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर समझ विकसित की जाती है, शिक्षक पढ़ाते हैं, बच्चे समझ को विकसित करते हैं, आत्मसात
ज्ञान का प्रयोग करना सिखाया जाता है। मतलब ज्ञान का, आत्मसात ज्ञान का प्रयोग करना सिखाया जाता है कि आपने एक बच्चा है, उसने कोई ज्ञान सीखा, उसका हम दैनिक जीवन में प्रयोग कहां पर करेंगे, ये उसे सिखाया जाता है, ध्यान देना है। और इसमें क्या होता है कि सीखे हुए ज्ञान का मूल्यांकन कराया जाता है। सीखे हुए ज्ञान, बच्चे ने जो भी सीखा, जितना सीखा, उसका क्या होता है, मूल्यांकन होता है। ये इसका कहलाता है ज्ञानात्मक पक्ष। बच्चे को ज्ञान का अर्जन कराना, उसका लास्ट में मूल्यांकन कराना, ठीक है, ये होता है ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष जो है वो मानसिक योग्यता से जुड़ा हुआ पक्ष होता है। चलो अगला जो पक्ष है वो है भावनात्मक पक्ष। भावना समझते हो क्या? भावना का क्या मतलब होता है? भावना मतलब क्या? जो हमारी खुद की फीलिंग्स है, दैट इज भावना। जो हमारी फीलिंग्स है वही तो हमारी भावना है, ध्यान देना। तो भावनात्मक पक्ष, भावनात्मक रूप से सामना करना सिखाया जाता है। देखो कई बार बच्चों के अंदर ऐसी कंडीशंस आती है कि बच्चे जो है अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। अपनी फीलिंग, जो पर्सनल फीलिंग है आपके अंदर भी होती होगी, उस फीलिंग को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। लेकिन ये फीलिंग ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है, फीलिंग कम होना भी अच्छी बात नहीं है। तो फीलिंग्स पे क्या होना चाहिए? फीलिंग्स पर कंट्रोल होना चाहिए, फीलिंग्स पर कंट्रोल होना चाहिए। अब देखो तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, भावनात्मक पक्ष में क्या होता है कि भावनात्मक रूप से सामना कराया जाता है कि बच्चे कैसे जो है अपनी फीलिंग्स का क्या करेंगे, अपनी फीलिंग्स का सामना करेंगे और सीखेंगे। अब ध्यान देना इसमें, जैसे तारीफ, अगर किसी बच्चे की ज्यादा तारीफ कर दी जाए तो वो बच्चा समझता है कि नहीं मैंने बहुत ज्यादा सीख लिया, तो उतना ज्यादा तारीफ पे भी ध्यान नहीं देना है, मतलब तारीफ पे कंट्रोल रखना है, ठीक है। तारीफ हो गया, उत्साह या प्रेरणा, इस पे क्या किया जाता है कि इस पे एक प्रकार का संयमन रखना सिखाया जाता है। मतलब बच्चे को तारीफ, उत्साह, प्रेरणा आदि पे क्या रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, ठीक है। ज्यादा भी होना अच्छी बात नहीं है, याद रखना है। तो ये होता है भावनात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष बता दिया, माइंड से जुड़ा हुआ है। भावनात्मक पक्ष मनुष्य की तारीफ, फीलिंग, प्रेरणा, उत्साह, ये सबसे जुड़ा हुआ है। उसके बाद है अगला आपका क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष जिसमें हम लोग काम करते हैं, क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। ये तो इसमें जो है शारीरिक हलचल, जो भी शारीरिक काम कर रहे हैं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये एक प्रकार की शारीरिक हलचल है, मतलब कि ये मेरी क्रियात्मक पक्ष है। क्या है, ये मेरी क्रियात्मक पक्ष है। मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स किसी चीज को पकड़ना, मोटर स्किल्स आपको पता है सूक्ष्म गति कौशल होता है, ठीक है, और स्थूल गति कौशल, दो प्रकार के मोटर स्किल्स होते हैं, आपको पता होगा जरूर, ठीक है। तो इसमें मोटर स्किल्स भी आ जाते हैं क्रियात्मक पक्ष में, ये दोनों चीज इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्य के 3 पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग लेते हैं शिक्षण विधियों को। क्या लेते हैं, शिक्षण विधि। कितने प्रकार की शिक्षण विधियां पाई जाती है, ध्यान देना। सबसे पहला है आगमन विधि। क्या होता है, आगमन विधि। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। बच्चे को पहले एक उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण देने के बाद उसको नियम समझाया जाता है। तो आगमन विधि क्या हो गया, उदाहरण से नियम। इसमें क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य, मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, ठीक है। भारी से कठिन की ओर, सीधी सी बात, भारी से कठिन की ओर जाते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, किससे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, किसमें, आगमन विधि में, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसके बाद ये जो आगमन विधि है, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है। क्या होती है, मनोवैज्ञानिक विधि। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, या इनमें से कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ये जो मनोवैज्ञानिक विधि होती है वो आगमन विधि होती है। कौन सी विधि होती है, आगमन विधि होती है, ठीक है। इसकी कुछ और विशेषता है, जैसे कि इसमें अधिक अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि बच्चा करके सीखता है, ज्यादा अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। आगमन विधि के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो अधिक समय तक अस्थायी रहता है बच्चों के अंदर, याद रखना। इसको कहते हैं आगमन विधि। पहले उदाहरण दे देना, पहले उदाहरण दे दिया, फिर क्या किया, नियम को समझा दिया, इसको कहते हैं आगमन विधि। अगला है हमारा निगमन विधि। तो निगमन विधि आगमन विधि का बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि हम
नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। पहले नियम को सीख लेते हैं, ठीक है, पहले नियम को सीख लेते हैं। पहले हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने सीख लिया, इसको हमने सीख लिया। और इसको सीखने के बाद पहले हमने क्या सीखा, नियम, ये नियम है। इस नियम से फिर हम चलेंगे उदाहरण की ओर। किसकी ओर, उदाहरण की ओर चलेंगे। और ये जो होगा वो सामान्य से विशेष होगा। सामान्य से विशेष मतलब छोटी छोटी बात को पहले सीखेंगे, उसके बाद बड़ी चीजों को सीखेंगे। सामान्य से विशेष, ठीक है, निगमन विधि में। और ये जो होता है वो सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलता है। किससे, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलता है, याद रखना है। इसमें यह भी एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक विधि है। और इसमें भी हमको क्या होता है कि अधिक अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसमें, निगमन विधि में। लेकिन याद रखना, निगमन विधि में जो प्राप्त ज्ञान होता है वो आगमन विधि की तुलना में ज्यादा अस्थायी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये करके सीखने पर बल नहीं देता है। क्योंकि आपने पहले नियम सीख लिया, फिर बाद में आपने उदाहरण सीखा, ठीक है। अगर आपको पहले उदाहरण दे दिया जाए और नियम बनाने बोला जाए तो आप ज्यादा सीखोगे, यहाँ पर ध्यान देना है। अब देखो आगे है हमारा विश्लेषण विधि। क्या है, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में क्या होता है कि हम अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। किससे, अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी जो हमें नहीं पता उस पर विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करके हम लोग उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। याद रखना, कौन विधि में, विश्लेषण विधि में। किसमें, विश्लेषण विधि में, ठीक है। अगला है हमारा संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में क्या होता है कि हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। किसमें, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो चीजें हमें पता है उससे हमको उस चीज को प्राप्त करना है जो हमें नहीं पता है। मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये होता है विश्लेषण विधि। इसके बाद होता है हमारा एक, अच्छा संश्लेषण विधि देख लिया हमने। उसके बाद देखते हैं एक है हमारा अन्वेषणात्मक विधि, जिसको हम ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। इसमें क्या होता है कि हम लोग खोज करते हैं। क्या करते हैं, खोज करते हैं, इसलिए इसे नाम दिया गया है खोज विधि। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, क्यों ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा कि अन्वेषणात्मक विधि यानी ह्यूरिस्टिक विधि को और कौन सी विधि के नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं खोज विधि। क्या कहा जाता है, खोज विधि, ध्यान रखना। इसके बाद जो अगला है वो है हमारा प्रयोगशाला विधि। ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, शिक्षण की विधि। यानी आप एक शिक्षक बनेंगे तो आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, इस चीज को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप एक शिक्षक बनेंगे तो बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। देखो, तो अगली जो विधि है वो है प्रयोगशाला विधि। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि प्रयोगशाला विधि में क्या होता है कि एक प्रयोगशाला की जरूरत पड़ेगी। हमें क्या पड़ेगी, एक प्रयोगशाला की जरूरत पड़ेगी। और खर्च अधिक आएगा, क्योंकि लेबोरेटरी बनाने में तो खर्च क्या होता है, अधिक होता है। तो ये दो मेन बातें हो गई कि प्रयोगशाला विधि क्या होती है, प्रयोगशाला की जरूरत होती है, अधिक खर्चे की जरूरत होती है। आगे जो हमारा है वो है परियोजना विधि। क्या है हमारी, परियोजना विधि। देखो परियोजना विधि क्या होती है कि इस विधि में परियोजना कार्य जो है, परियोजना कार्य द्वारा अधिगम कराया जाता है। यानी बच्चे को एक काम दे दिया जाता है कि जाओ बच्चे, ठीक है, घर में जाकर इस परियोजना को पूरा करके आना, इस प्रोजेक्ट को पूरा करके आना। इसको कहते हैं परियोजना कार्य या परियोजना विधि। क्या कहते हैं, परियोजना कार्य या परियोजना विधि। इसके बाद अगला है समस्या समाधान विधि। क्या है, समस्या समाधान विधि। देखो समस्या समाधान विधि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि इसके अंतर्गत हम बच्चे को पहले समस्या से अवगत कराते हैं। बच्चे को पहले समस्या के बारे में बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये चीज कैसे करनी है बताओ, है ना। समस्या से अवगत कराते हैं और फिर समाधान ढूंढते हैं इसको। और फिर क्या करते हैं, समाधान ढूंढते हैं। मतलब समस्या समाधान विधि में क्या होता है, पहले बच्चे को समस्या से अवगत कराना, समस्या को बताना और फिर उसका समाधान ढूंढना। इसको कहते हैं समस्या समाधान विधि, ठीक है। चलो ये हो गई शिक्षण विधियां। सारी शिक्षण विधियों को हम लोगों ने देख लिया, ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला है वो है हमारा वेन हीले। वो क्या है हमारा, वेन हीले। इसको ध्यान से देखना है।
तो दोस्तों अगला जो हमारा है वो है वेन हिले, ठीक है, वेन हिले। देखिए वेन हिले से सीटेट जरूर क्वेश्चन पूछता है और इस बार भी जरूर पूछा जाएगा। वेन हिले ने ज्यामितीय चिंतन के बारे में बताया, क्या बताया है, ज्यामितीय चिंतन के बारे में, कि एक बच्चा जो है ज्यामिति कैसे सीखता है, यानी कि ज्योमेट्री कैसे सीखता है, किसने बताया, वेन हिले ने। तो उसके अलग अलग चरण को बताया, इस चरण को आपको याद रखना है। सबसे पहले लेवल 0 है। लेवल 0 में क्या होता है, लेवल 0 में होता है चाक्षुषीकरण, यानी बच्चा क्या करता है, केवल देखकर, केवल अपनी आंखों से देखकर उस चीज के बारे में अंदाज, जैसे मान के चलो कि ये हमारा वर्ग है, ये हमारा आयत है, तो केवल देख के वो अंदाजा लगा लेगा, सिर्फ देख के पता करेगा कि वो आकृति कैसी है। इसको कहते हैं चाक्षुषीकरण। चक्षु का मतलब होता है आंख, मतलब सिर्फ आंख से देखकर अंदाजा लगाना। लेवल 0 में क्या होगा, सिर्फ देखकर पहचानना, क्या होना, देखकर पहचानना। जब यही बच्चा लेवल 1 में चला आता है तो वह विश्लेषण करना शुरू कर देता है। लेवल 1 में क्या करता है, विश्लेषण करना शुरू कर देता है। और जैसे ये वर्ग है और ये है आयत, इसकी विशेषता बताना वो शुरू कर देगा कि इसमें 4 भुजाएं होती है, इसमें भी 4 भुजाएं होती है, इसकी चारों भुजा बराबर होती है, इसकी चारों भुजा बराबर नहीं होती है। मतलब अलग अलग तरह की वो विशेषता बताना आपको शुरू कर देगा, किसमें, लेवल 1 में। लेवल 2 में जैसे ही कोई बच्चा जाता है, उसकी समझ विकसित होती है, तो वह औपचारिक निगमन करने शुरू कर देता है। क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि वेन हिल के ज्यामितीय चिंतन के अनुसार किस स्थिति में, किस स्टेज पर बच्चा औपचारिक निगमन करने लगता है, तो आपको जवाब देना होगा लेवल 3 पर जाकर। किस पर, लेवल 2 पर जाकर अनौपचारिक निगमन करना वो शुरू कर देता है। देखो ध्यान से, तो अनौपचारिक निगमन इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ संबंध स्थापित करना, यानी बच्चा जो है वर्ग और आयत के बीच में संबंध को स्थापित शुरू कर देगा, संबंध को स्थापित करना शुरू कर देगा। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये खोजना शुरू कर देगा। इसके बाद आते हैं लेवल 3 पर। लेवल 3 जो होता है वो हमारा होता है औपचारिक निगमन। पहले था अनौपचारिक, अब है औपचारिक निगमन। अब बच्चा जो है सत्यापन करना शुरू कर देता है, मतलब सूत्रों की खोज करना शुरू कर देता है कि सूत्र क्या है, और उसे सत्यापित कर रहा है, यानी कि सच साबित करना शुरू कर देता है मैथ में, ठीक है। तो लेवल 3 का जो स्टेप होता है वो होता है हमारा औपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन लेवल 2, औपचारिक निगमन लेवल 3, याद रखना है। उसके बाद जैसे ही लेवल 4 पे आते हैं, उसको कहते हैं दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब क्या हुआ कि बच्चे ये सारी चीजों को सीख चुके होते हैं, अब इनके अंदर ऐसी क्षमता विकसित हो जाती है, ये नई चीजों को खोज सकते हैं, मतलब नए नए सूत्र को ये चाहे तो अब क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। तो लेवल 0, लेवल 1, तो लेवल 0 हो गया चाक्षुषीकरण, लेवल 1 विश्लेषण, लेवल 2 अनौपचारिक निगमन, लेवल 3 औपचारिक निगमन, लेवल 4 दृढ़ता। बस इतनी ही चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला है हमारा शिक्षण सामग्री। क्या है, शिक्षण सामग्री, यानी पढ़ाने के लिए हम किन किन सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान देना, पहला है दृश्य सामग्री, जो सिर्फ बच्चा क्या करता है, देख कर सीखता है, उसको कहते हैं दृश्य सामग्री। जैसे श्यामपट्ट, आपने ब्लैक बोर्ड देखा है, ब्लैक बोर्ड एक श्यामपट्ट है, और उसी से क्या होता है, बच्चा देख कर सीखता है। बोर्ड पे लिखते हैं और बच्चा सीख जाता है। या तो फिर चार्ट, चित्र, रेखा चित्र या मॉडल देखकर, या तो फिर फ्लैनेल ग्राफ, बुलेटिन कार्ड, बुलेटिन बोर्ड, ये सारे के सारे होते हैं दृश्य सामग्री के अंतर्गत। इसको याद रखना कि दृश्य सामग्री में श्यामपट्ट, चार्ट, चित्र, रेखा चित्र, मॉडल, फ्लैनेल ग्राफ, बुलेटिन बोर्ड, ये सारी चीजें आती है। तो देखो दृश्य वाली सामग्री तो हमने बता दी, जो हम लोग क्लास में, कक्षा में देख कर सीखें। ब्लैक बोर्ड आप देखते हैं, चार्ट देखते हैं, है ना। अब उसके बाद है हमारी श्रव्य सामग्री, जिसको हम लोग सुन के सीखते हैं। क्या करके, सुन के सीखते हैं। जैसे रेडियो को क्या करते हैं आप, सुनते हैं। टेप रिकॉर्डर को क्या करते हैं, सुनते हैं। ग्रामोफोन क्या करते हैं, सुनते हैं। और उस पर जो जानकारी शेयर की जाती है, उस जानकारी को इकट्ठा करते हैं, मतलब सुन के ग्रहण करते हैं, है ना। तो ये भी एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है। उसके बाद दृश्य श्रव्य सामग्री, मतलब जिसको देखें भी
और सुने भी। अब बताओ, जिसको देख भी सके और सुन भी सके क्या होगा? तो टेलीविजन और चलचित्र। टेलीविजन में आवाज भी आती है, हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। चलचित्र मतलब पिक्चर, वीडियो जिसको कहते हैं वीडियो, वीडियो में भी देखते भी हैं और आवाजें सुनते भी हैं। कंप्यूटर में देखते भी हैं और सुनते भी हैं। मोबाइल फोन में हम कोई पिक्चर देखते भी हैं और सुनते भी हैं। सिनेमा में देखते भी हैं और सुनते भी हैं। इसका मतलब क्या हो गया? दृश्य श्रव्य सामग्री। तो शिक्षण की सामग्री जो होती है 3 प्रकार की होती है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और उसके बाद दृश्य श्रव्य सामग्री। 3 प्रकार की शिक्षण सामग्री होती है, याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ब्लूम साहब ने ज्ञान अर्जित करने के क्रम को बताया है कि ज्ञान कैसे अर्जित किया जाता है। सबसे पहले नॉलेज लिया जाता है किसी भी सोर्स से, चाहे आप बुक से लो, चाहे आप इंटरनेट से लो, किसी व्यक्ति से लो। सबसे पहले ज्ञान को लिया जाता है, मतलब नॉलेज लिया जाता है। सबसे पहला स्टेप हो गया ज्ञान। दूसरे स्टेप में जो हमने नॉलेज ली, उस नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग, यानी उस नॉलेज की समझ को विकसित करते हैं, सेकेंड स्टेप। उसके बाद जब हमारे अंदर समझ का विकास हो जाता है, ज्ञान के बाद हमारा बोध हो जाता है, तो बोध के बाद हम करते हैं प्रयोग, मतलब एप्लीकेशन। सबसे पहले तो ज्ञान इकट्ठा किए, अंडरस्टैंडिंग, हमारे अंदर समझ का विकास हुआ। जब समझ का विकास हो गया तो फिर उस चीज का प्रयोग हम किसी एप्लीकेशन में करेंगे, किसी काम को करने में करेंगे। जो चीजें भी आप सीखते हैं उनका प्रयोग आप दैनिक जीवन में करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करते होंगे। तो इसका एक एप्लीकेशन मतलब एक प्रयोग करते हैं कि हमसे होता है कि नहीं। उसके बाद अगला होता है संश्लेषण, जिसको कहते हैं सिंथेसिस। उसके बाद हम लोग संश्लेषण करते हैं, मतलब चीजों को प्राप्त करते हैं उनसे। और उसके बाद लास्ट में होता है हमारा मूल्यांकन, इवेल्युएशन। यानी कि ब्लूम साहब के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के ये चरण बताया गया। सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करो, अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर विकसित करो, एनालिसिस करो, खुद पे एनालिसिस करो क्या करना है, संश्लेषण सिंथेसिस, उसके बाद मूल्यांकन। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं, जिससे बच्चे की सीखने की गति का हमको क्या चल जाता है? पता चल जाता है। तो ये थे हमारे। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले विकास के चरण, बुद्धि लब्धि, बुद्धि का सिद्धांत, उसके बाद बुद्धि किसको कहते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होता है, उसके बाद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 3 पक्ष हम लोगों ने पढ़ा। आगमन विधि, निगमन विधि क्या होती है शिक्षण विधि में, विश्लेषण, संश्लेषण, अन्वेषणात्मक, प्रयोगशाला, परियोजना, समस्या समाधान विधि, इसको पढ़ा। और उसके बाद हमने वेन हीले को पढ़ा। वेन हीले का ज्यामितीय चिंतन भी हम लोगों ने पढ़ा। फिर पढ़ी हमने शिक्षण सामग्री, क्या क्या शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद पढ़ा हमने ब्लूम के बारे में कि एक बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, कैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर विकसित होती है, कैसे उस ज्ञान का प्रयोग करेगा कोई बच्चा, प्रयोग करके संश्लेषण करेगा और उस ज्ञान का लास्ट में क्या होगा? मूल्यांकन होगा कि बच्चे ने आखिर कितना सीखा। ये सारी चीजों को हमने इस वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में कवर कर दी है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर हमारे द्वारा लिखी गई नोट्स चाहिए तो आप सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर में लिख दे रहा हूं 9546072797। इस पे आप क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे द्वारा अपने हाथ से लिखी हुई हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं कम समय में अच्छी तैयारी के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।